Hello, my dear student. Here we are going to cover chapter number 6, Material Around Us. And this video is part 1. In part 2, we will complete the chapter. And the chapter named is Material Around Us. इसमें हम ये पढ़ेंगे कि कितने टाइप के मटेरियल हमारे चारों तरफ होते हैं। हमने कितने सारे मटेरियल को किन बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन किया है और किस बेस पे उसको किस काम के लिए यूज करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। See, here we have a Sanskrit line. उपादानं भवेत् तस्याः मूसायाः मृत्तिकालोहमेव च. It means, student, the material used to make the crucible, that is a vessel used to melt substance, are clay and iron. मतलब ये श्लोक की जो लाइन है वो रत्न समुच्चय से ली हुई है। और स्टूडेंट, इस श्लोक का कहने का मतलब है कि जिस भी बर्तन या कंटेनर में आप कोई चीज बना रहे हो वो मिट्टी का बना होना चाहिए या फिर आयरन का बना होना चाहिए। सामग्री मिट्टी या धातु से बनी होनी चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। Here we have Gulan and Sita are thrilled to go to their new class after the summer break. They enter their classroom and start talking. What have you brought to school today? Asked Sita. Gulan और सीता दोनों गए क्लासरूम आफ्टर अ लॉन्ग समर ब्रेक, है ना। तो फिर जब वो लोग बहुत एक्साइटेड थे, इतने दिनों के बाद वो स्कूल गए थे, तो वो क्लासरूम में जब आए, एंटर किया उन लोगों ने क्लासरूम में, तो वो लोग बात करने लगे कि तुमने आज क्या लाया, तुमने आज क्या लाया। तो सी घुलन क्या बोलता है, लुक आई हैव अ न्यू नोटबुक, मेरे पास एक नई नोटबुक है। तो सीता क्या बोलती है, I also have a new notebook and a pen. मेरे पास भी एक न्यू नोटबुक है और एक पेन भी है। अब देखो आगे क्या होता है। After some time, Madam Vidya, their science teacher, enters the class and start interacting with the student to draw their attention to many things they use in their daily life. कुछ समय के बाद जो उनकी साइंस टीचर थी विद्या मैम, वो क्लास में आती है और बच्चों के साथ बातचीत करने लगती है, सो डैट कि टू ड्रॉ देयर अटेंशन, उनका ध्यान बहुत चीजों की तरफ ले जाने के लिए जो वो डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, है ना। शी आस्क, वो पूछती है बच्चों से, हाउ आर दे सिमिलर टू और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इतनी सारी ये चीजें वो यूज करते हैं, वो एक दूसरे से कैसे सिमिलर है, मतलब उनसे मिलती कैसे है, और फिर डिफरेंट कैसे है, मतलब उनसे नहीं मिलती कैसे है ना। मतलब उनके ऐसा सेम है या फिर उनसे डिफरेंट है जो चीजें हैं। What are their shapes and colors? How does it feel when you touch them? Are some of them heavier than others? वो कहती हैं कि देखो जो आप डे टू डे लाइफ में जो चीजें यूज कर रहे हो, उनके शेप्स और कलर क्या सेम है या फिर डिफरेंट है। हाउ डज इट फील व्हेन यू टच देम, ये कैसा फील होती है, मतलब आपको कैसा फील होता है जब आप उनको टच करते हो, आपको कैसा महसूस होता है। आफ्टर सम टाइम, are some of them heavier than others? क्या कुछ भारी होते हैं और कुछ हल्के होते हैं एक दूसरे से। अब सोच के देखो, एक छोटा सा बॉल है, यदि वो बॉल प्लास्टिक का है तो क्या वो हैवी है, या फिर वो बॉल आयरन का है मतलब लोहे का है तो क्या वो हैवी है, या फिर ग्लास का है तो वो ज्यादा हैवी है। मतलब क्या मटेरियल डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट डिफरेंट होती है। फिर से पूछते हैं, ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ सम मटेरियल लाइक पेपर, वुड, क्लोथ, ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, क्ले एंड सो ऑन, है ना। जितनी भी चीजें आप अपने आसपास देख रहे हो, ऑब्वियस है वो कुछ ना कुछ चीजों से बनी हुई है। करेक्ट। इसका मतलब हमारे पास बहुत सारे मटेरियल से बनी हुई चीजें हमारे आसपास होती हैं। कौन कौन सा मटेरियल, पेपर, लकड़ी, क्लोथ, कपड़े, ग्लास, शीशा,
मेटल कोई धातु, प्लास्टिक की या फिर क्ले की, मतलब मिट्टी की, and so on. Any substance that is used to create an object is referred to as material. Okay? कोई भी सब्सटेंस जो किसी चीज को बनाने में उपयोग होता है उसको हम कहते हैं मटेरियल. तो मटेरियल की क्या डेफिनेशन होगी? Material are substances used to make objects. For example, it includes paper, wood, glass, metal, and plastic. All objects around us are made from one or more of these material. करेक्ट? कभी कभी हम लोग कुछ मिक्स करके बनाते हैं या फिर कभी कभी सिर्फ एक ही किसी मटेरियल से बनाते हैं. आओ नेक्स्ट देखते हैं. Here we have activity 6.1. Make a list of objects you see around and also write the name of the material they are made up of. In table 6.1. ये आपके पास table 6.1 है. अब देखो अपने आसपास ही कुछ बेसिक सी चीजें देख लो. जैसे कि आपकी बुक्स हो गई, है ना, इन सिंपल जो आपकी चारों तरफ दिख रही हैं, कि वो क्या तीन चार चीजें हैं, कुछ मेंशन कर लो. और आपको फिर ये भी मेंशन करना है कि वो किस चीजों से बनी हुई है, मतलब उनमें आपने किस मटेरियल का यूज करके उनको बनाया है. फॉर एग्जाम्पल, आपने बुक्स ले लिया, नोटबुक, पेन और चेयर. करेक्ट. अब नोटबुक किससे बना है? पेपर से. पेन किससे बना है? नोटबुक किससे बना है? पेपर से. पेन किससे बना है? प्लास्टिक से. या कुछ पेन्स हमारे आयरन के भी बने होते हैं. और चेयर वुड या फिर मेटल, है ना. तो ये क्या होता है, बेस्ड ऑन ये सारे मटेरियल्स क्या होते हैं. देखो वुडन आप चेयर बोल सकते हो मैम, डिफरेंट डिफरेंट एल्यूमिनियम के हो सकते हैं, आयरन के हो सकते हैं, बट हाँ ये सारी जो चीजें हैं ये मेटल के अंदर ही लाई करती. करेक्ट. अब देखो, बेस्ड ऑन एवरीडे ऑब्जर्वेशन वन कैन कंक्लूड दैट ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ वेरियस मटेरियल. करेक्ट. बहुत सारी चीजें और हर चीजें डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बनी हो सकती हैं. So it will help you to understand that different material are used to make everyday objects. Day to day life में हमें different material use करके हम चीजों को बनाते हैं या फिर चीजें हमें बनी बनाई मिलती हैं. Okay? Next देखते हैं. Here we have. It's just for your knowledge. Okay? Do you know about it? The earliest pottery found in the Indian subcontinent dates back to 7,000 and 8,000 years in the Ganga's plains. है ना? It's a Lahora Deva. And in Balochistan, it's Mehergarh. About 4,000 BCE onwards, Sindhu Saraswati developed techniques of wheels turned pottery production, pigmentation, application of protective, protective and decorative coats called slips of multiple colors, decorative painting, etc. समझो जी बच्चों, कितने टाइम से हम लोग पॉटरी यूज कर रहे हैं. करेक्ट. तो इस पिक्चर में आपको ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि बहुत प्राचीन समय से, जो लगभग 7,000 8,000 साल पुरानी है, वहां भी मिट्टी के बर्तनों के यूज होते थे. उस समय भी वो लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे. कैसे? ये बर्तन हमें कहाँ मिले? ये हमें मिले गंगा के मैदानों में, लहरा देवा में, बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में मिले, है ना. इवन जो ये सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन है, उसमें भी हमारे पास चाक जिसपे बर्तन बनाते हैं ना, जो व्हील होता है. देखो इस आपको इस यहाँ पिक्चर्स में दिख रहा होगा, यहाँ पे जो व्हील है ना, जो ये रोटेट होता रहता है, मूव मूव करता रहता है, ऐसे ऐसे जो मूव कर रहा है, जिसपे हम बर्तन बना रहे हैं. तो वैसे आपको जो व्हील्स हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं चाक, जिसपे बर्तन बनाते हैं. वैसे हमें चाक जो है, हमें सिंधु सारस्वती सभ्यता मतलब सिविलाइजेशन के अंदर ही मिले हैं. जब लोगों ने उसको खोद खोद के उसके सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा है ना, तो उन लोगों को ये मिले हैं. उसमें और भी टेक्निक्स मिली है, जैसे मिट्टी में कैसे रंग मिलाते हैं, इसके भी प्रूफ मिले हैं. उस पे कैसे डिजाइन बनाते हैं, इसके भी प्रूफ्स मिले हैं ना. उस पे कोटिंग कैसे करते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन के, उन पे पेंटिंग कैसे किए जाते हैं, वैसे बर्तन मिले हैं, और कैसे कैसे उस पे डिजाइन्स बनते हैं, इन सब के प्रूफ्स हमें मिले हैं. सी नेक्स्ट बढ़ते हैं.
These techniques become further sophisticated during the Sindhu Saraswati is also known as Harappan civilization 2600 and 1900 BCE, with a bright red surface painted with a black color design displaying geometric pattern and aquatic and terrestrial animal. Yes, it's a fact बच्चों, जब हड़प्पा संस्कृति है ना आपकी, हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसमें तो उनके पास और भी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वो पॉटरी करते थे। उस पे वो रेड कलर के पेंट करके उस पे ब्लैक कलर से बहुत ही खूबसूरत डिजाइन्स बनाते थे। ये देखो यहाँ पे ऐसा ना, इस साइड साइड जो डिजाइन है जियोमेट्रिक पैटर्न बनाते थे, उस पे मछली के डिजाइन बनाए होते, मतलब वो लोग बहुत ही खूबसूरती से उसको बनाते थे। ओके, the clay used for making pots, dishes, bowls, and other items are carefully selected and cleaned, sieved, kneaded, turned over the wheel, and finally baked in kilns. That is वो किल्स क्या होता है, वो जिसमें भट्टी होता है, जिसमें ईंटें पकाई जाती है, आपने वो देखा होगा यदि आपने कभी ट्रैवल करा होगा तो। वो आग के बहुत बड़े बड़े, यस उसको हिंदी में भट्टी कहते हैं, ओवन जैसे होते हैं जिसमें ईंटें पकाई जाती हैं। तो उनके पास भी वही होते थे जिसमें वो मिट्टी के बर्तन पकाते थे। These baked clay is called terracotta. टेराकोटा। तो क्या हुआ था, जब जब पहले के टाइम वो लोग बेसिक बेसिक चीजें बनाते थे, बट विद द टाइम उन्होंने बहुत खूबसूरत खूबसूरत बर्तन बनाने स्टार्ट कर दिए थे। हड़प्पा संस्कृति में हमें प्रूफ्स मिलते हैं कि वो बहुत सेलेक्ट करते थे मिट्टी को, पहले दी सेलेक्टेड देयर मिट्टी वेरी केयरफुली, उनको वो मिट्टी बहुत अच्छे से उसको सेलेक्ट करते थे कि हाँ हमें ये चिकनी मिट्टी बनानी है, फिर उसको वो क्लीन करते थे, मतलब छानते थे प्रॉपर, है ना। उनके पास जो भी इंस्ट्रूमेंट या फिर कपड़े होते थे उससे वो उसको क्लीन करते थे, फिर उसको वो गूंथते थे, देन दे नीड इट, है ना। और उसके बाद फिर वो चाक पे घुमा के उसको बर्तन को बनाते थे और फिर उसको भट्टी में वो पकाते थे। तो ये सारे बर्तन किस लिए यूज करते थे? दीज पॉट्स were used for various purposes from cooking to storage of food grains, oil, ghee and so on. इस बर्तन में वो खाना ही बनाते थे और स्टोरेज पर्पस के लिए भी यूज करते थे। कैसे बर्तन होते थे देखो, मेहरगढ़ में कैसे बर्तन मिले थे, मेहरगढ़ में कुछ इस तरीके के बर्तन हमें मिले थे। और जब मेरी हड़प्पा संस्कृति के बर्तन की बात करते हैं तो हड़प्पा संस्कृति में और भी नए नए टेक्निक्स के मिट्टी के बर्तन मिले थे। ये सारे बर्तन यूज करते थे वो स्टोरेज, जैसे अभी मम्मा लोग क्या करती है, प्लास्टिक या फिर स्टील के कंटेनर में स्टोर करती है, करेक्ट। तो पहले के टाइम पे वो लोग हर चीज को मिट्टी के ही बर्तन में स्टोर करके रखते थे, और ये बहुत बड़े बड़े भी होते थे। और ये सारे कहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे? नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में। Some very large storage jars and other pottery items are exhibited at the National Museum, New Delhi. आप यदि कभी वहां गए तो उसको जरूर देखना। ओके, आओ नेक्स्ट देखते हैं। Here we have हाउ टू ग्रुप मटेरियल। देखो अभी हमने प्लांट और एनिमल्स की भी ग्रुपिंग पढ़ी थी, क्यों करते हैं वो भी पढ़ा था, करेक्ट। तो सेम रीजन है, उसी रीजन से हम मटेरियल की भी ग्रुपिंग करते हैं ताकि हमें समझने में इजी हो। आओ नेक्स्ट देखते हैं। हियर वी हैव एक्टिविटी 6.2, लेट अस ग्रुप। Group the objects shown in figure 6.1. Figure 6.1 यहाँ है हमारे पास, इसमें आपके पास कुछ objects दे रखे हैं based on any common property such as shape, color, hardness, softness, shine, dullness or material they are made up of. Okay, तो ये सारे जो मटेरियल है कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज की वजह से ही हमने इसको अलग अलग चीजों को बनाने में यूज किया है, करेक्ट। अब फॉर एग्जाम्पल, जिससे आप समझो आप चीजों को, जब कोई चीज हार्ड नहीं है तो उससे हम कोई हार्ड चीजें नहीं बना सकते, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपने लकड़ी की चेयर्स को यूज कर रहे हो, तो यदि आपने वहां पर पर्पस समझो, समझो कि आप कहीं गए हो, ठीक है, आपने लकड़ी की, यदि वो उसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा नहीं है इसलिए हम लोग उसके पेन्स को कम यूज कर रहे हैं। हमने देखा कि प्लास्टिक की पेन्स ज्यादा ड्यूरेबल है तो हमने पेन्स को प्लास्टिक का यूज करना बनाना शुरू कर दिया। तो इट्स डिपेंड कि वो मटेरियल कैसा है, उसका कलर कैसा है, उसकी हार्डनेस कैसी है, उसमें शाइन है या नहीं, और उन्हीं के बेस पे हम चीजों को
यूज करते हैं, मतलब बनाने में उनका यूज करते हैं. ओके, सी, which property did you use to group the objects in activity 6.2? ठीक है, अभी हम लोग 6.2 एक्टिविटी करेंगे. तो बोल रहे हैं कि किस प्रॉपर्टी का यूज करके आप इनको क्लासिफाई करोगे. Did your friend groups objects based on similar property? What did you learn from this activity? देखो, अब इसमें क्या है कि आपको, आपका पर्पस क्या है कि यू हैव टू क्लासिफाई द ऑब्जेक्ट्स डिपेंडिंग ऑन सम प्रॉपर्टी. ओके, फॉर एग्जाम्पल आपने स्टील ले लिया, तो स्टील को फिर आपने, यदि आपने शॉर्टलिस्ट करा तो आपने एक तरफ स्टील कर लिया, तो आपने ये सेलेक्ट कर लिया, स्पून सेलेक्ट कर लिया, ये प्लायर सेलेक्ट कर लिया आपने, ये लॉक सेलेक्ट कर लिया, की सेलेक्ट कर लिया. फिर आपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी वुडन ले लिया, तो वुडन में आपने पेंसिल सेलेक्ट कर लिया, आपने स्केल सेलेक्ट कर लिया. देन यू केम टू नो कि जो पेपर होते हैं वो भी पेड़ से ही होते हैं, तो आपने पेपर भी सिलेक्ट कर लिया. करेक्ट. फिर आपने स्टोन या मिट्टी को अलग से कैटेगरी में डाल दिया. तो डिपेंडिंग ऑन सम प्रॉपर्टी यू नीड टू क्लासिफाई दीज मटेरियल्स. चलो नेक्स्ट देखते हैं. You must have noticed that an object can be made from different material and some material can be used to make more than one object. Obvious, ऐसा भी हो सकता है. तो इट्स कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस बेसिस पे उनको क्लासिफाई कर रहे हो. ओके, द मेथड ऑफ अरेंजिंग द ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन. ये तो हमने उस समय पढ़ा था, प्लांट्स और एनिमल जब हम लोग क्लासिफाई कर रहे थे. करेक्ट. Objects can be classified on the basis of common property that they have. Similarly, we can classify material based on certain property. Correct. अब classification को क्या बोलोगे? We can group them based on property like shape, color, hardness, softness, shininess, dullness or the material. यदि कोई आपसे क्वेश्चन करता है कि on which basis you can classify the material, तो और on these basis you can classify the material. Okay. See, here we have activity 6.3. Let us think what material we can use to make a tumbler. आपके पास एक tumbler है. Fill the name of the material in the space provided in figure 6.2. Okay? आपके पास एक फिगर है, आपको बताना है कि आप क्या क्या मटेरियल का यूज करके टम्बलर बना सकते हो. फॉर एग्जाम्पल सोचो, सबसे कॉमनली का टम्बलर किसका होता है? स्टील का. जो सभी के घर में ग्लास जो होती है वो स्टील की होती है ना. हर कोई स्टील का ग्लास यूज करता है. कैसा दिखता है? ऐसा ही दिखता है. डिजाइन अलग अलग होते हैं. ऑब्वियस. और कोई मटेरियल बताओ. ग्लास, ये बहुत कॉमनली हम यूज करते हैं सभी के घर में. जो ग्लास के ग्लासेस होते हैं, है ना, टम्बलर होते हैं. और कोई मटेरियल? प्लास्टिक. प्लास्टिक के भी होते हैं, आप सभी ने देखा होगा. और कोई? और बहुत यूनिक सा है, वुड. वुडन टम्बलर भी हमारे पास आते हैं, आपने देखे होंगे. और भी कोई जो है वो आप जरूर मेंशन करना. ओके, कमेंट सेक्शन में. ओके स्टूडेंट, तो यू कैन मेंशन. बट यस, ऐसा नहीं है कि आपको यही चारों लिखना है. इफ यू थिंक कि आप कॉपर मेंशन करना चाहते हो तो फिर आप कॉपर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, आओ नेक्स्ट देखते हैं. See, would it be a good idea to use paper-like material for making cooking utensil? हाँ, बताओ जरा. Would it be a good idea? क्या आप paper-like material से cooking utensils में आप खाना बनाते हो वो आप मटेरियल बना सकते हो? मतलब वो अच्छा है क्या कि आप किसी, फॉर एग्जाम्पल जो कढ़ाई होती है जिसमें मम्मा आपकी सब्जी बनाती है, क्या वो पेपर की कढ़ाई हो तो खाना सही रहेगा? मतलब अच्छे से बन जाएगा? थिंक अबाउट इट. एंड नेक्स्ट व्हाट क्वेश्चन वी हैव, व्हाई कैन नॉट अ टम्बलर मेड ऑफ क्लोथ्स बी यूज्ड फॉर स्टोरिंग वाटर? एक और क्वेश्चन क्या है. अब देखो, तुमने टम्बलर इतने सारे देखे यहाँ पर, बट उसमें सारे के सारे कैसे हार्ड मटेरियल के थे. स्टील के थे, ग्लास के थे, प्लास्टिक के थे, वुड के थे. बट आपने कपड़ा क्यों नहीं मेंशन किया कि क्लोथ के भी टम्बलर हो सकते हैं? थिंक अबाउट इट. The material that are required to make a tumbler should be capable of holding water. Correct. Tumbler का काम क्या है? To hold a water, है ना.
तो क्या क्लॉथ वाटर होल्ड कर पाएगा? नो, it means what? A tumbler made up of a paper would not work. Well, because paper absorb water and glass and plastic can hold water without getting damaged. So similarly, the cloth cannot hold water and it will pour all the water. Correct? It means for to make a tumbler, you need a hard substance. You need a hard material that will not absorb the water and that will not dilute in the water, है ना? जैसे पेपर वगैरह सब वो उसमें गल जाएगा. करेक्ट. पानी में यदि आप पानी के ग्लास में सॉरी पेपर के ग्लास में यदि आप पानी रखोगे तो वो ग्लास गल जाएगा. तो आपको उसके लिए कैसे मटेरियल चाहिए? दैट शुड बी वाटरप्रूफ, दैट शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड सुटेबल फॉर मेकिंग सर्टेन ऑब्जेक्ट्स. करेक्ट. तो हमने इसको तो आंसर कर लिया. अब ये बताओ कि क्या पेपर लाइक मटेरियल से कुकिंग यूटेंसिल बनाए सकते हैं? नो, बिकॉज द रीजन इज सेम. Plastic will absorb all the water and it will get dilute or it will catch fire also if you want to cook something. Correct? The answer will be no. A tumbler made of paper wouldn't work well because the paper absorbs water, whereas the glass and plastic can hold water without getting damaged. And similarly, you can answer no, it's not a good idea to use paper-like material for making cooking utensil because it will not works the purpose. It will not fulfill the purpose of cooking utensils. Okay. Next we have what decide which materials should be used for making an object? We choose a material to make an object depending on its properties and the purpose for which the object is to be used. Correct? मतलब कि जो मटेरियल है हम लोग ऐसे रैंडमली किसी भी मटेरियल से कोई भी चीजें नहीं बनाते हैं. जो हम किस पर्टिकुलर पर्पस के लिए हम यूज कर रहे हैं या फिर हमें क्या चाहिए उसके बेस पे हम मटेरियल सेलेक्ट करते हैं. We may use different material for making different parts of an object. For example, a pen may be made up of different material like plastic, metal and ink. Correct? है ना? हम लोग ये हो सकता है कि डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टी, डिपेंडिंग ऑन द पर्पस, आप डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स यूज करो टू क्रिएट अ सिंगल ऑब्जेक्ट. ओके. अब देखो क्या क्वेश्चन आता है मन में. Why are different material used for making balls for various sports? पॉइंट है. फिर अगेन अब ये क्या पूछता है? Can a cricket ball be used to play tennis? तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या आता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट बॉल होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स में यूज होते हैं उन सब के जो मटेरियल होते हैं वो भी डिफरेंट 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 होते हैं. तो फिर अब घुलन को क्या क्वेश्चन आता है? कैन अ क्रिकेट बॉल बी यूज्ड टू प्ले टेनिस? क्या हम क्रिकेट बॉल से टेनिस खेल सकते हैं? सोच कर बताओ. लेट्स हैव अ नेक्स्ट एक्टिविटी. लेट अस एक्सप्लोर. Here we have figure 6.3 illustrate a variety of balls that are of the same size but made up of different materials. Take each ball and drop it from a fixed height and note the height to which the ball bounces and record it. In table 6.2, identify the ball that achieves the highest bounce. ओके, हियर वी हैव स्टूडेंट. देखो आपके पास एक सबसे पहले टेनिस बॉल है, ठीक है, क्रिकेट बॉल है और एक हैंड एक्सरसाइज बॉल है. ओके. आपको क्या करना है? इन तीनों बॉल को ले लेना है और अपने सर के पास रखना है, ठीक है, एकदम सेम हाइट पर, अपने सर के हाइट पर, और उनको नीचे ड्रॉप करना है और आपको देखना है कि बॉल कितना ज्यादा बाउंस होता है. अप्रोक्सीमेट आपको इसके रिजल्ट नोट करना है. यू कैन मेंशन कि सबसे ज्यादा ये हुआ, सबसे कम ये हुआ और ये एकदम मिडिल था. अब देखो जो टेनिस बॉल है
इसको बाउंस ही करना है ना। आप टेनिस देखे हो ना, वो जंप जंप करते हैं बॉल, इस कोर्ट से उस कोर्ट से इस कोर्ट, तो ये ज्यादा बाउंस करनी चाहिए। अब क्रिकेट बॉल है, ये हैवी है, करेक्ट, आपने यदि देखा होगा तो क्रिकेट बॉल इज मोर हेवियर देन द टेनिस बॉल, तो ये थोड़ा सा कम बाउंस करेगा एज कंपेयर टू टेनिस बॉल। एंड इफ यू टॉक अबाउट द हैंड एक्सरसाइज बॉल, इसको तो बाउंस करना ही नहीं चाहिए क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, इसको यूज ही नहीं है बाउंसिंग में, ये तो बस एक्सरसाइज पर्पस के लिए यूज होती है, तो टेक्निकली इट शुड हैव अ लेस बाउंस। ओके, चलो चेक करते हैं। हियर वी हैव अ टेनिस बॉल, तो टेनिस बॉल कैसा बाउंस करेगा? हाई। क्रिकेट बॉल शुड बी मीडियम एंड हैंड एक्सरसाइज बॉल शुड बी लो, और एनी अदर में आप कुछ मेंशन कर सकते हो। लेट्स हैव अ रबर बॉल। आप सभी ने बचपन में छोटा सा रबर बॉल तो खेला ही होगा, जिसको अपन चाइनीज बॉल भी कहते थे। तो रबर बॉल भी बहुत जंप करता था, थोड़ा सा भी फेंकोगे ना तो वो बहुत ऊपर तक जंप करता है, करेक्ट। अब रीजंस आप क्या लिख सकते हो? सी, tennis ball bounces high because it's designed for bouncing in sports, correct. Cricket ball bounces moderately, मतलब medium, not very high, not very low, due to its hard outer shell and weight. Obvious है, जो आपकी ओरिजिनल क्रिकेट बॉल है ना वो बहुत हैवी होती है वेट में, एंड जो हैंड एक्सरसाइज बॉल होती है उसको तो पर्पस नहीं है, इट्स typically these are soft and not designed for the bouncing purpose, so they bounce low. And rubber ball, if we consider another ball like a rubber ball, it generally bounces high due to its material and elasticity. You can check. Okay, okay, let's move further. Okay, discuss in class other properties of sports balls such as size, color, texture, and how high they bounce, and understand why balls are made up of specific material for specific sports, obviously. अब देखो, इसके लिए अपने स्पोर्ट्स रूम में चले जाना, आपके पास स्पोर्ट्स टीचर भी होंगे, उनसे बोलना कि सर सारे बॉल हमें निकाल के दीजिए, और फिर उनसे उनसे बारे में पूछना कि ये किस पर्पस के लिए होता है, ये किस मटेरियल का होता है, और क्यों होता है, ठीक है। और फिर उसके बारे में थोड़ा समझ लेना, एक बार देख कर समझ जाओगे ना तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ओके, ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ऑब्जर्व फिगर 6.4, हियर वी हैव अ फिगर 6.4, and group the objects in as many different ways as possible. Okay, you might have grouped these objects according to their shape or by their color or material they are made up of. We have learned that materials may be classified on the basis of their properties. अब देखो, अब यहाँ पर है तो इसको आप किस किस बेस पे क्लासिफाई कर सकते हो? या तो आप सबसे पहले पिंक कलर को सेलेक्ट कर लो, तो पिंक कलर के बेस पे आप इसको क्लासिफाई कर सकते हो। आपने एक रो पिंक का ले लिया, एक को ब्लू ले लिया, एक को आपने येलो ले लिया, करेक्ट, और एक को आपने पर्पल ले लिया, यू हैव 4 कलर, ऐसा कर सकते हो। या फिर आप इसके स्ट्रक्चर्स ले लो, करेक्ट, ये जो पिरामिड स्ट्रक्चर है उसको सेलेक्ट कर लिया, कोन को ले लिया, क्यूबॉइड को ले लिया, एंड हियर वी हैव वन मोर ट्रायंगल स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर, आपने इसको सेलेक्ट कर लिया। आप इसके बेस पे भी आप कर सकते हो, या फिर आप इसको डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के बेस पे भी आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। इट मीन्स कि आप इसको क्लासिफाई करने को, इसको ग्रुप करने के लिए आपके पास डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, करेक्ट। आओ नेक्स्ट देखते हैं। For example, in the kitchen we usually store things in such a manner that similar utensils are placed together, है ना। हमने किचन में आपने देखा होगा मम्मा कैसे अरेंज करती है, कुछ बड़े डब्बे को एक तरफ, छोटे डब्बे को एक साइड, और जो ग्रेन्स के डब्बे होते हैं उनको अलग। इन जनरल, सिमिलरली a grocer usually keeps all type of spices in one corner, pulses and grains in another corner, and so on. और वैसे जो एक ग्रॉसर होता है, जो ग्रॉसरी शॉप, जो राशन की दुकान होती है,
वो भी अपनी चीजों को ऐसे ही अरेंज करना है, दाल अलग तरफ, ग्रेन्स मतलब अनाज अलग तरफ, मसाले अलग तरफ, क्यों? ताकि वो इजीली ढूंढ सके। एंड सिमिलरली यू मे ऑल्सो विजिट अ केमिस्ट शॉप, जो दुकान, जो दवाइयों की दुकान होती है, वो भी अपनी मेडिसिन अलग अलग तरीके से अरेंज करके रखते हैं ताकि उनको समय पर वो चीजें मिल जाए। करेक्ट। आओ नेक्स्ट देखते हैं। What are the different properties of materials? In materials के क्या क्या होते हैं different property? Let us learn some more properties of these material. हमने अभी कुछ देखे, चलो और कुछ देखते हैं। See, observe and identify appearance of these material. Materials often look different from each other. Freshly cut wood, which is unpolished, has a distinct appearance quite different from that of iron. Obvious है, जो एक वुड होता है, लकड़ी जो होती है, जो फ्रेशली कट होती है, अनपॉलिश्ड होती है, उसका वो जो अपीयरेंस होती है, मतलब जैसे वो दिखती है, वो डिफरेंट होती है आयरन से। मतलब आयरन और लकड़ी, लोहा और लकड़ी दोनों अलग अलग तरीके से दिखते हैं, उनका अपीयरेंस अलग अलग होता है। सिमिलरली आयरन लुक्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो होता है वो आप देखोगे थोड़ा सिल्वर शेड में होती है। आपके घर में मोस्टली कढ़ाई और कुकर जो होती है ना, प्रेशर कुकर, जैसे आपकी मम्मा चावल या दाल बनाती है, वो एल्यूमिनियम का होता है, वो कलर डिफरेंट होता है। कॉपर आप देखोगे कम, बहुत बच्चों के घर में ग्लासेस और जग्स यूज होते होंगे कॉपर के, तो वो हमारे पास डिफरेंट कलर के होते हैं, कॉपर शेड इज डिफरेंट एंड आयरन इज डिफरेंट। ये तीनों मटेरियल जो मेटल हैं, इनके कलर्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। However, there might be some similarities among iron, copper, and aluminium that make them different from wood. अब ये पॉसिबल है कि आयरन और कॉपर एंड एल्यूमिनियम में कुछ तो सिमिलैरिटी होगा जो इनको डिफरेंट बनाता है, किससे? वुड से। बताओ, एक सबसे बेसिक सा चाल, बहुत बेसिक सा चीज है, क्या? वुड कैन कैच फायर। करेक्ट। लकड़ी में आग लग सकती है, बट आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम विल नॉट कैच फायर इजीली। ओके, ये भी, ये फायर में ना, ये बहुत हाई फ्लेम, बहुत हाई हीट पे ये पिघल जाएंगे। करेक्ट। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। लेट अस डू अ शॉर्टिंग चैलेंज। चलो हम लोग एक शॉर्टिंग चैलेंज करें। शॉर्टिंग करना मतलब चीजों को अरेंज करना डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टी। ओके, कलेक्ट स्मॉल पीस ऑफ पेपर, cardboard, wood, chalk, copper wire, aluminum foil, and any other article made up of brass, bronze, steel, etc. Okay, take a look at the pieces you have collected. Do any of these materials shine when light falls on them? Observe their texture, whether rough or smooth, color, and other noticeable features, and record your observation in the notebook. Group the collected pieces based on their appearance. अब आपको ये सारी चीजें कलेक्ट कर लेना है और फिर आपको क्या क्या नोट करना है। सबसे फर्स्ट, कि क्या इनमें से कौन सी चीजें शाइन करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप वुड पे, लकड़ी पे लाइट डालोगे, देखो अब ये लकड़ी ना पॉलिश नहीं है, ठीक है, एकदम अनपॉलिश लकड़ी है, इस पे लाइट डालोगे तो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी। बट यदि आपने किसी एल्यूमिनियम फॉइल पे या फिर किसी स्टील पे लाइट डाला तो इट विल रिफ्लेक्ट। तो यू कैन मेंशन कि कौन सा चीजें शाइन कर रही हैं। स्टील शाइन करेगा, लकड़ी शाइन नहीं करेगी। नेक्स्ट क्या है? टेक्सचर। आपको टच करके बताना है कि कौन सा रफ है और कौन सा स्मूथ है। और देन यू हैव टू मेंशन दीज कलर, कि आपको इसका कलर भी मेंशन करना है। और फिर आप डिस्कस करना आपस में कि किसने क्या नोटिस किया। पॉसिबल है कि आप सभी बच्चे अलग अलग चीजें नोटिस करो। ओके, आओ नेक्स्ट देखते हैं। Materials that typically have shiny surfaces are said to have lustrous appearance, है ना? जो जिन मटेरियल्स के जो शाइनी में चमकदार सरफेस होते हैं, उनको हम कहते हैं lustrous appearance देते हैं। करेक्ट। Such material with luster are usually metals. Most of the cases में जो lustrous materials होते हैं वो metals होते हैं।
Example of metals include iron, copper, zinc, aluminium, gold, etc. However, some metals may lose their luster and start to look dull or non-lustrous due to the effect of air and moisture on them. Obvious है, आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि जो मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं समय के साथ। आप देखना कि जो मम्मा आपकी इन जनरल जो आपके घर में, जैसे मम्मा आपकी क्या पहनती होंगी, पायल पहनती होंगी, या फिर आपके घर में ग्लासेस यूज होते होंगे, जग यूज होते होंगे। तो चलो नोटिस करते हैं, जो मम्मा की पायल होगी वो समय के साथ थोड़ी काली होगी, उस पे एक लेयर्स ऐसे रेड डार्क ब्लैकिश ग्रेइश लेयर्स चढ़ेगा। दैट इज ऑक्सीडाइज सिल्वर। जब पानी और हवा मिलता है ना, तो चांदी जो होती है आपकी, जो मम्मा की पायल होती है, उसके ऊपर एक ऑक्सीडेशन हो जाता है। मतलब वो जो सिल्वर होती है वो ऑक्सीडाइज्ड होके थोड़ी सी ग्रेइश शेड की बढ़ जाती है। अब देखो, ये हमने सिल्वर को देखा, यदि हम कॉपर के जग को ले तो वो ऑक्सीडाइज होकर थोड़ी ग्रीनिश हो जाती है। नोटिस करना सभी। फिर ऑब्वियसली उसको मम्मा क्लीन जब कर देती है तो वो अगेन वो एज इट इज हो जाती है, बट यस वो हमारी ऑक्सीडाइज होकर डिफरेंट कलर की हो जाती है, उसकी जो शाइन होती है वो थोड़ी कम हो जाती है या फिर खत्म हो जाती है। As a result, we often notice that the luster only on their freshly cut surface. करेक्ट, जो चमक होती है वो एकदम नई चीजों पे होती है। विद टाइम जब वो चीजें ऑक्सीडाइज हो जाती है तो उनका जो लश होता है, जो शाइन होती है, वो खत्म हो जाती है या फिर कम हो जाती है। ओके, non-lustrous materials are those that do not have shiny surface. जैसे लस्ट्रस जिस पे शाइनी सरफेस है उनको हम लस्ट्रस बोलते हैं। जो नॉन लस्ट्रस हैं वो मटेरियल हैं जो 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 जिनकी जो परत है, जो जो उनकी ऊपरी लेयर है वो शाइनी नहीं है। सम एग्जांपल्स आर पेपर, वुड, रबर, जूट एक्सेट्रा। अब देखो, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड goes an old saying, करेक्ट है ना। बड़े बुजुर्ग कहते हैं, जो हमने घर में जो दादा दादी होंगी वो हमेशा कहते हैं हर चमकती चीज सोना नहीं होती। तो इट मीन्स ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। सारी चीज चमक रही है डजंट मीन कि वो मेटल है। करेक्ट, टेक्निकली नॉट ऑल द मटेरियल दैट शाइन्स आर मेटल। जो भी चीजें चमक रही है वो मेटल नहीं होती है। Surfaces of some materials are made shiny by polishing or coating them with thin layer of plastic, wax or any other material which makes them look shiny. These material may not be metals. Correct. स्टूडेंट, आपने ध्यान दिया होगा, जो आप घर पे, जो आपके घर पे बेड होंगे लकड़ी की, उसके ऊपर एक पॉलिश लगती है जिसके कारण वो शाइन करता है। जो माइका होता है आपका वो भी शाइन करता है, बट वो भी वुडन ही होता है। या फिर आपकी प्लास्टिक्स माइका होते हैं वो भी शाइन करते हैं बिकॉज ऑफ पॉलिश फीचर्स, है ना। पॉलिश करने के कारण ये चीजें चमकती हैं, बट इट डजंट मीन कि ये सब मेटल हैं। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। These are gold, silver and copper, जो हैं lustrous and they have a shiny surface. Okay, next we have, which material are hard? When you press different objects or materials with your hands, some of them, like stones, may be hard to compress, while others, like an eraser, can be easily compressed. Correct. कुछ चीजें जो मटेरियल होते हैं वो, फॉर एग्जाम्पल कुछ हार्ड, जैसे स्टील की बॉटल्स होंगी वो नहीं प्रेस होंगी। करेक्ट। जो प्लास्टिक की बॉटल्स होंगी वो इजिली ऐसे दब जाएंगी, ऑब्वियसली फिर से वो शेप में आ जाएंगी, बट हाँ वो दब जाती हैं। तो आपको ये सारी चीजें नोटिस करनी है। टेक अ मेटल की एंड यूज इट टू स्क्रैच द सरफेस ऑफ अ पीस ऑफ वुड, एल्यूमिनियम, स्टोन, आयरन, कैंडल, चॉक्स एंड एनी अदर मटेरियल्स और ऑब्जेक्ट्स। अब अगेन आपको एक की ले लेना है मेटल की, और आपको कुछ चीजों को स्क्रैच करके देखना है कि क्या ऐसा हो रहा है। कुछ चीजें बहुत इजीली स्क्रैच हो जा रही है और कुछ चीजों को तो कितना भी कर लो वो नहीं हो रहा। तो यू कैन से, कैन सम मटेरियल बी स्क्रैच्ड मोर इजीली देन अदर्स? ऑब्वियस, materials which can be compressed or scratched easily are soft, while
Other materials which are difficult to compress or scratch are the hard one. Okay. However, these properties are relative in nature. For example, rubber is harder than sponge but softer than iron. Obvious है, ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटिव है. हमने पढ़ा था ना रिलेटिविटी कितनी जरूरी है. किसी भी चीजों के लिए हमें रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए ताकि हम उनकी प्रॉपर्टी को एक्यूरेटली डिफाइन कर सके. यदि आप रबड़ की बात करोगे तो स्पॉन्ज से हार्ड होता है, बट यदि हम आयरन के रिस्पेक्ट में उसको बात करेंगे तो रबड़ इज वेरी सॉफ्टर देन आयरन. ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं. Here we have a next activity. 6.5. Let us observe. Hold the objects given in table 6.3 with your hands. Feel whether the objects are hard or soft. Find out the material they are made up of. Enter your observation in table 6.3. Correct. अब देखो सबसे पहले हम लोग टेबल 6.3 देख लेते हैं. Here we have objects. हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं. लाइक हमारे पास ब्रिक है, वाटर बॉटल है, पिलो है, टम्बलर है, टेबल है, स्वेटर है. Okay, here we have a table 6.3. We have to say कि ये हार्ड है या सॉफ्ट है और इस किस मटेरियल से ये बने हुए हैं. सबसे पहले आपके पास फॉर एग्जांपल ब्रिक है. ब्रिक किससे है? ब्रिक इज अ हार्ड. ब्रिक इज ईट, जिससे आप घर बनाते हो, है ना. वो किससे? बेक्ड क्ले से. करेक्ट. अब नेक्स्ट यू हैव वाटर बॉटल. तो वाटर बॉटल बहुत सारे मटेरियल से बनते हैं, बट स्टिल जो बेसिक से होते हैं वो या तो हार्ड हो सकते हैं या तो सॉफ्ट हो सकते हैं. हार्ड वाले कौन से होंगे? जो मेटल से बने होंगे, और सॉफ्ट वाले जो प्लास्टिक से बने होंगे. पिलो किससे होता है? पिलो सॉफ्ट ही होता है, पर पिलो का मटेरियल कौन कौन सा होता है? कॉटन हो सकता है, फोम हो सकता है, फाइबर भी हो सकता है. टम्बलर बताओ. हार्ड. करेक्ट. और मटेरियल क्या हो सकता है? या तो ग्लास या तो फिर कोई मेटल. टेबल भी हार्ड ही होता है, और मटेरियल क्या यूज होते हैं इन जनरल? वुड या फिर मेटल. ओके. नेक्स्ट स्वेटर, ये तो सॉफ्ट होगा, और मटेरियल्स हम लोग वुल या फिर कॉटन के जो थ्रेड आते हैं उससे भी हम स्वेटर बनाते हैं. ओके, वो कॉटन वुल होते हैं, उससे भी बनते हैं. और कोई और? आप सोच कर लिखना. करेक्ट. चलो नेक्स्ट देखते हैं. Compare your observation with the observation of your friends and discuss. हो सकता है आपके फ्रेंड्स ने कुछ और मेंशन किया हो, तो आप दोनों आपस में टेबल मैच करना और फिर डिस्कस करना कि तुमने ऐसा क्यों लिखा, क्या सोच के लिखा. एंड देन you have learned that material can have different properties like luster, hardness, softness and color. है ना. शाइनीनेस अलग हो सकता है, हार्डनेस भी अलग हो सकता है, सॉफ्टनेस भी अलग हो सकता है. It may possible. Can you think of any other properties that are shown by material? Let us explore it further. चलो देखते हैं. See, explore material through which one can see or cannot see. ठीक है. अब हमें ये देखना है कि किस मटेरियल से हम लोग चीजें देख सकते हैं और किसके हम लोग गो थ्रू हो सकते हैं, जिसके मतलब आर पार हम लोग देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं. ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं. अब देखो, घूलन, शीता एंड सारा आर प्लेइंग हाइड एंड सीक विद देयर फ्रेंड्स. घूलन हाइड बिहाइंड अ वॉल. ठीक है. सीता hides behind a big tree in the garden while Sarah hides behind the frosted glass door which has a hazy surface. एकदम धुंधला सा जिसका surface होता है, that is a frosted glass. फ्रॉस्टेड ग्लास का जो सरफेस होता है वो एकदम ट्रांसपेरेंट नहीं होता. आप देखो, पढ़ते हैं हम लोग. सीता's younger brother can see all of this happening through a glass window of this house. उसके पास एक ग्लास विंडो है. ओके. The material through which things can be seen clearly are called transparent. आपको definition याद करनी है स्टूडेंट. What is transparent material? The material through which things can be seen easily are called transparent. For example, glass, water, air, cellophane paper,
etc. are some example of transparent material. Why did Ghulan, Sita and Sara chooses these places to hide? कहाँ छिपे थे सब? कोई वॉल के पीछे, कोई पेड़ के पीछे और फिर कोई फ्रॉस्टेड ग्लास के पीछे. सोचो जरा. Do you think it would be possible for Sita's brother to see her and her friend through a closed window of the house? Wooden window of the house. अब वो वुडन जो विंडो है वो क्लोज तो है बट उसमें ग्लास लगी हुई है ना, तो वो देख सकता है. करेक्ट. चलो नेक्स्ट देखते हैं. वी विल डू दैट एक्टिविटी ऑल्सो, जिसमें हमें बताना है कि कौन सी चीजें किस मटेरियल की है. चलो देखते हैं नेक्स्ट. देयर आर मेनी मटेरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी एट ऑल. दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड ओपेक. करेक्ट. देखो अब वो ग्लास है वो देख सकता है बट पेड़ के पीछे क्या वो देख सकता था? नहीं. फॉर एग्जाम्पल वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल्स आर एग्जाम्पल ऑफ ओपेक मटेरियल्स. जैसे वो वॉल के पीछे छुपा है तो वो नहीं दिखेगी, जो ट्री के पीछे छुपी है वो भी नहीं दिखेंगे. करेक्ट. The material through which objects can be seen but not clearly are known as translucent. ओके स्टूडेंट. सबसे पहले हमने पढ़ा ट्रांसपेरेंट, जिससे आप एकदम आर पार देख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल ग्लास. नेक्स्ट इज ओपेक. ओपेक इज हार्ड मटेरियल जिसके आप आर पार कुछ नहीं देख सकते हो. दैट इज अ ओपेक मटेरियल. एंड द नेक्स्ट इज ट्रांसलूसेंट, जिसके आप आर पार देख सकते हो बट बहुत क्लियरली नहीं होगा, थोड़ा धुंधला सा देख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल बटर पेपर एंड फ्रॉस्टेड ग्लास आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलूसेंट मटेरियल. अब बोलोगे बटर पेपर क्या होता है? किसी भी पेपर पे थोड़ी सा घी या ऑयल लगा लोगे, दैट विल बिकम योर बटर पेपर. अब देखो इसको थोड़ा सा और इजीली समझते हैं. सपोज करो आपके पास एक ब्यूटीफुल सा सीन है. अब इस सीन के ऊपर क्या है? विंडो लगी हुई है विथ अ ग्लास. ठीक है. अभी आपको वो सीन कुछ भी नहीं दिख रहा. दिख रहा है क्या कुछ भी? ग्लास लगी हुई है तो इट मीन्स इट्स अ ओपेक विंडो. इट्स अ ओपेक विंडो. इसके आर पार आपको कुछ भी नहीं दिख रहा. फॉर एग्जाम्पल ये सीन आपको थोड़ा थोड़ा सा पूरा पूरा क्लियरली विजिबल है, जैसा था वैसा दिख रहा है, तो देन द विंडो विल बिकम ट्रांसपेरेंट विंडो. विंडो इज बिकम ट्रांसपेरेंट विंडो. और सपोज करो ये सीन है, ये थोड़ा सा धुंधला हो गया. नाउ द विंडो बिकम ट्रांसलूसेंट. विंडो बिकम इट शोज अ ट्रांसलूसेंट प्रॉपर्टी. से दिख तो रही है बट थोड़ी धुंधली सी है, क्लियरली नहीं. और जब कुछ भी नहीं दिखे तो इट्स अ ओपेक विंडो. ओके स्टूडेंट. चलो समझ गए? नहीं समझे तो कमेंट में बताना, दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी शॉर्ट्स के थ्रू. ओके चलो नेक्स्ट. हियर वी हैव look at figure 6.5. Identify and label the nature of materials used by Ghulan. That is A. यहां पर है हमारा घूलन. सीता, यहां पर है सीता. सारा, यहां पर है सारा. सीताज ब्रदर यहां पर है. ये डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल. अब आपको बताना है क्या? आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ डिफरेंट मटेरियल. आपको इन सारे मटेरियल के नेचर बताने. अब देखो ए क्या है? ए इज अ वॉल. अ वॉल क्या है? ओपेक मटेरियल. बी क्या है? ट्री पे है तो ट्री इज अ ओपेक अगेन. सी इज अ फ्रॉस्टेड ग्लास तो ट्रांसलूसेंट. और डी इज अ ग्लास विंडो, देन इट्स अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल. ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं. लेट अस क्लासिफाई. We have classify the following object as transparent, translucent and opaque in table 6.4. Here we have a glass tumbler, butter paper, eraser, frosted glass, wooden board and window glass. Let's classify these materials. Here we have a table. अब one by one we have to classify. ट्रांसपेरेंट में हमारे पास क्या है? ग्लास टम्बलर, विंडो ग्लास. ट्रांसलूसेंट में वी हैव अ बटर पेपर एंड फ्रॉस्टेड ग्लास. और ओपेक जिसके आर पार आप नहीं देख सकते हो वो है वुडन बोर्ड एंड इरेजर. ओके here we have next question. Is water transparent?
कैन इट बी मेड ओपेक? ऑब्वियसली, वैसे तो इन जनरल ग्लास हमारा जो वाटर होता है वो ट्रांसपेरेंट ही होता है, बट क्या ये ओपेक बनाए जा सकते हैं? सोच के बताओ। Yes, water is transparent in its natural state in general. Meaning, it means what? You can see through it clearly because it allows light to pass through it. Okay. It will cover, this concept will cover in your higher classes. अभी आप ये समझो कि you can see through this water. Okay. But yes, it can be made opaque. कैसे? By adding certain substance to it that blocks the light. For example, mixing sand, mud or clay, that will make the water opaque in nature. या फिर by dissolving some substance like chalk powder or a paint, you can make the water opaque in nature. Then next we have, what is the soluble in water and what is not? Obvious ना? अब ये क्वेश्चन आया कि वाटर क्या ट्रांसपेरेंट होता है और क्या उसको ओपेक बना सकते हैं? इट मीन्स व्हाट? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पानी में घुल जाती हैं और कुछ चीजें नहीं घुलती हैं। अब अगेन देखते हैं। Gulen was sweating when he came home after playing in the evening. वो उसको बहुत पसीना आ रहा था जब वो शाम में खेल कर आया घर। He was feeling tired and thirsty. बहुत थका भी हुआ था और बहुत प्यासा भी था। Gulen's mother mixed a spoonful of sugar, pinch of salt and some lemon juice in a glass of water and offered him this sikanji, that is called lemonade also, to drink. Wow! It means what? गुलन की मम्मा ने क्या किया? एक चम्मच चीनी मिलाया, पिंच में चुटकी भर नमक और सपोज करो हाफ लेमन जूस मिला लिया और फिर इसको घोल कर दे दिया। तो फिर गुलन को क्या समझा? वाह! Gulen noticed that while his mother was mixing sugar and salt in water, the salt and the sugar disappeared after a while. अरे ये क्या हुआ? पानी में चीनी और नमक दोनों गायब हो गए। कैसे? It means salt and sugar is soluble in water. वो पानी में घुल सकते हैं। It means कि कुछ चीजें पानी में घुल सकती हैं और कुछ चीजें नहीं। तो let us try a simple activity to explore how different material behaves when you mix them in water. चलो अब कुछ करके देखते हैं। ये करके देखना, okay? Collect small amount of sugar, salt, chalk powder, sand and sawdust. Okay? आपने क्या करना है? आपको चीनी ले लेनी है, छोटे से प्लेट में 1 चम्मच, नमक अलग अलग रखना बच्चों, चॉक पाउडर, चॉक को ऐसे ग्रेट कर लेना या फिर ऐसे उसको क्रम तोड़ लेना, है ना? सैंड लेना, बालू जो होती है, करेक्ट। और सॉडस्ट, कुछ ऐसे मतलब सॉडस्ट कह लो, घास, छोटी 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 सूखी हुई घास, उसकी जो डस्ट होते हैं वो। ओके, टेक 5 glass tumblers and fill them about 2/3 with water. उनको 2/3 भर लेना 5 ग्लासेस को। Put a teaspoon of sugar in the first glass tumbler, salt in the second, chalk powder in the third, sand in the fourth and sawdust in the fifth glass tumbler. एक एक करके हर ग्लास में आप ये पांचों चीजें एक एक चम्मच डाल देना। ऑन स्टीयरिंग अब मिलाकर देखना कि कौन सी चीजें मिल जाती है और कौन सी चीजें नहीं मिलती हैं। कुछ देर वेट करना, उसके बाद फिर नोटिस करना, फिर नोट डाउन करना अपने इस टेबल पे कि देखो जब चीजें मिल जाएंगी तो कुछ ऐसी दिखेगा, ऐसा दिखेगा ग्लास क्लीन क्लीन सा, और कुछ चीजें नहीं मिलेंगी तो ग्लास आपका कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, चलो अब टेबल देखते हैं। हियर वी हैव अ मटेरियल, हमारे पास क्या था? शुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर, सैंड एंड सॉडस्ट। ओके, तो पहले आपको प्रिडिक्शन करना है कि गेस करना है मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। एंड देन आपको ऑब्जर्वेशन लिखना है। इस जो टेबल है आपके पास, यहाँ पे आपको प्रिडिक्शन लिखना है। विल डिसअपियर, पानी में क्या वो गायब हो जाएगा, एंड विल नॉट डिसअपियर मतलब पानी में नहीं गायब होगा। और फिर आपको ऑब्जर्वेशन लिखना है, हुआ या नहीं हुआ। तो क्या होगा देखो, शुगर विल डिसअपियर इन वाटर, गेस तो किया था, हाँ ये तो हो गया। सॉल्ट विल डिसअपियर क्योंकि उसने देखा था मम्मा को मिलाते हुए, ये भी हो गया। chalk powder will not disappear, does not disappear नहीं हुआ।
सैंड विल नॉट डिसअपियर, ये भी गायब नहीं हुआ, और सॉडस्ट भी विल नॉट डिसअपियर इन वाटर, और ये डिसअपियर नहीं हुआ। इसका मतलब सिर्फ शुगर और सॉल्ट सॉल्युबल था पानी में, और ये तीनों चीजें चॉक पाउडर, सैंड और सॉडस्ट सॉल्युबल नहीं थी। ओके, it means what? Sugar and salt dissolve in water, meaning they are soluble. Chalk powder, sand, and sawdust did not dissolve in water, making them insoluble. Correct? जो soluble material है उसका ग्लास कुछ ऐसा दिखेगा, और जो insoluble थे वो ग्लास आपको कुछ ऐसा दिखेगा। Okay, student? Here we have, you might have noticed that some material completely disappear when mixed in water. We say that these material dissolve in water, or in other words, they are soluble in water. Some materials do not mix with water and do not disappear even after we stir. मतलब उनको मिलाने के बाद भी बहुत देर तक वो मिले नहीं. It means these material are insoluble in water. Okay. So these property you have to remember. The soluble material is called, and insoluble material is called what? Water plays an important role in functioning of our body because it can dissolve a large number of material. It's correct, student. जो चीजें हम खाते हैं वो बहुत सारी चीजें हमारी बॉडी में सारी की सारी डिसॉल्व होती हैं, कुछ वाइटामिन बनती हैं, कुछ ब्लड सप्लाई में जाती हैं, बट मतलब अलग अलग हमारे फंक्शंस रोल प्ले करती हैं। करेक्ट ना? हमने हमने विटामिन ए बी सी, जो भी आप सारे मटेरियल्स विटामिन खाते हो, जितने मिनरल्स खाते हो, वो हमारे अलग अलग पर्पस में काम आते हैं। Here we have a question. Does everything you put in water disappear? No, it's a big no. और कैसा दिखेगा वो तो बता दिया मैंने। जो सॉल्युबल होगा वो कुछ ऐसा होगा, जो इनसॉल्युबल होगा वो कुछ ऐसा होगा। ओके, तो यू हैव टू मेक अ ORS सॉल्यूशन। ओके, तो जब भी किसी बच्चे को डायरिया होता है या वॉमिटिंग होती है, या फिर जिसको डायरिया लूज मोशन, जिसको बार बार आप वॉशरूम जा रहे हो, पॉटी कर रहे हो, तो हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, हमारी बॉडी से पानी बहुत सारा निकल जाता है। To cover that thing, what we have to drink? We have to drink a ORS. तो ORS कैसे बनाओगे? These ready-made ORS packets are available in primary health center and also in the market. ORS packet मिलते हैं, but yes, यदि possible है तो आप घर में भी इसको बना सकते हो। कैसे? If these are not available, then you can make your ORS at home by mixing 6 teaspoons of sugar and a half teaspoon of common salt in 1 liter of boiled and cool water. पहले आप पानी को 1 लीटर पानी को उबाल लो, ठंडा कर लो, उसमें 6 स्पून चीनी डालो, और 1 हाफ स्पून चीनी आपको नमक का डालना है, and you will have your own ORS. ओके स्टूडेंट, तो जब भी कोई आपको वॉमिट या फिर लूज मोशन की प्रॉब्लम हो, सबसे पहले ORS पीना है। सिंपल, आपको ग्लूकोज नहीं पीना, आपको चीनी पानी, नींबू चीनी पानी कुछ नहीं पीना, आपको सिर्फ और सिर्फ ORS पीना है। इट विल कंट्रोल योर इलेक्ट्रोलाइट्स इन बॉडी। जो आपकी बॉडी है ना, उसको नमक और चीनी दोनों की जरूरत होती है, वो आपको ORS से मिलेगा। ओके, नेक्स्ट वी हैव, आप देखो क्या और क्वेश्चन आया। डू लिक्विड लाइक ऑयल, विनेगर एंड हनी डिसॉल्व इन वाटर? यू हैव टू एक्सप्लोर। व्हाट अबाउट द गैसेस प्रेजेंट इन वाटर? पानी में कुछ गैसेस भी तो होते हैं जिससे हमारी ये मछलियां सांस लेती हैं। Some liquids get completely mixed with water. Some do not mix with water and form a separate layer. When left undisturbed and for some time. Similarly, some gases are soluble in water, whereas other are not. For example, oxygen gas dissolve in water. It is very important for the survival of animals and plants that live in water. Obvious है, ऑक्सीजन ही चाहिए उन लोगों को भी। इट मीन्स ऑक्सीजन गैस हमारे पानी में होती है। अब क्वेश्चन आया कि जब हम लोग पानी में कुछ चीजें मिलाते हैं, उनको एज इट इज थोड़ी देर छोड़ देते हैं, तो क्या उनके पास अलग अलग लेयर्स हो जाती है? तो आपको ये करके देखना होगा। यू हैव टू मिक्स व्हाट? ऑयल, हनी और विनेगर, और चेक करना कि कैसा रिएक्ट करती है पानी के मिक्स करने के बाद। ओके, इट्स एनफ फॉर टुडे स्टूडेंट।
Here we have complete part 1 of chapter 6.